सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज जो होगा वो होगा इंडियन यूनियन बजट का पार्ट 2। ठीक है, इंडियन यूनियन बजट का पार्ट 2 होने वाला है। तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने ओवरव्यू ऑफ इंडियन बजट जो है, इंडियन यूनियन बजट जो है वो खत्म करके रखा है। उसके बाद ओवरव्यू खत्म हो चुका है, उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, उसके बाद कंसोलिडेटेड फंड खत्म हो चुका है। राइट, कंसोलिडेटेड फंड तक हमने पहले वीडियो में खत्म कर चुके हैं। तो अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा अपना कॉन्टिजेंसी फंड से। कॉन्टिजेंसी फंड से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले एक बार देख लेते कि ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 3 भाग है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा कैटेगरी है? The most important category is consolidated fund, right? It is consolidated fund. Consolidated fund is the most important category. Now, consolidated fund, what is the meaning of consolidated fund? Okay, all the revenues, समझो एक चीज, जितना भी रेवेन्यू अर्न करता है ना गवर्नमेंट, ठीक है, या फिर मनी बोरोड एंड रिसीट्स फ्रॉम लोन्स, ठीक है, तो गिवन बाय द गवर्नमेंट फ्लो इनटू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट अगर किसी बंदे को लोन दे रहा है ना, किसी बंदे को लोन दे रहा है या फिर किसी कंट्री को लोन दे रहा है या कहीं पर भी पैसा लगा रहा है गवर्नमेंट, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलता नहीं है, उसका रिसिप्ट जो मिलता नहीं है, रिसीव जो करते हैं गवर्नमेंट इंटरेस्ट, वो सब कहाँ पे घुसता है? हाँ जी, कंसोलिडेटेड फंड में घुसता है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड में घुसता है। तो ये अपने को पता चल चुका है कि हाँ, कंसोलिडेटेड फंड में क्या क्या आता है। देखो एक बार, रेवेन्यूज रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, मनी बोरोड एंड रिसीट्स फ्रॉम लोन्स given by the government flow into the consolidated fund of India. All government expenditure is made from this fund. जितना भी government expenditures है वो सब क्या होता है? consolidated fund से किया जाता है। Except for exceptional items, except for exceptional items, कुछ exceptional items है जो कि कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से किया जाता है। ठीक है, जो कि कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट से किया जाता है। लेकिन मेन जितना भी एक्सपेंडिचर है ना, गवर्नमेंट कहां से करते हैं? गवर्नमेंट करता है कंसोलिडेटेड फंड से। ठीक है, मेन एक्सपेंडिचर सब कंसोलिडेटेड फंड से निकलता है और कुछ फंड्स है, कुछ एक्सपेंडिचर्स है, आई मीन, जो कि कंटिजेंसी फंड से निकलता है। कंटिजेंसी फंड से एक्सपेंडिचर करता है गवर्नमेंट। ठीक है, और कुछ अलग ही एक्सपेंडिचर्स है जो कि पब्लिक अकाउंट से किया जाता है। देखो बहुत इजी है, समझो एक चीज, ये हो चुका है। ठीक है, ये जो जब आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालोगे ना, एक चीज समझो, जब आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालोगे ना, तो आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालोगे, कौन निकालेगा पैसा? जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। ठीक है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट निकालेगा पैसा, कंसोलिडेटेड फंड से खर्चा करेगा जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। लेकिन उससे पहले ना बेटा पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया अपना कंसोलिडेटेड फंड। अभी देखो कंटिजेंसी फंड किसको कहते हैं हम लोग? कंटिजेंसी फंड किसको कहते हैं मैं शॉर्टकट में समझाऊंगा आपको पहले, उसके बाद हम लोग प्रोविजन में जाएंगे। सुनो, कंटिजेंसी फंड वो फंड है ना जो मतलब अनफॉर्सिन सिचुएशन के टाइम पे काम आता है। अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर, पकड़ लो ये कोविड-19 वाला जो खर्चा अभी गवर्नमेंट कर रहा है, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ये कहां से कर रहा होगा? कॉन्टिजेंसी फंड से, क्योंकि ये अनफॉर्सिन था। गवर्नमेंट को पता नहीं था कि यार ऐसे एक्सपेंडिचर भी करना पड़ सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा? अनफॉर्सिन, कोई भी मतलब अनफॉर्सिन एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर्स, जो भी कह लो आप, अनफॉर्सिन एक्सीडेंटल एक्सपेंडिचर कह लो, वो जो है वो कंटिजेंसी फंड से किया जाता है। अभी जो कंटिजेंसी फंड है उसमें कितना अमाउंट का वो लोग भर के रखते हैं? वो लोग 500 करोड़ का डिस्पोजल होता है कंटिजेंसी फंड में। ठीक है, ये अमाउंट होता है कंटिजेंसी फंड में। आ जाओ स्टार्टिंग से देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट, एनी अर्जेंट, कोई अभी अर्जेंट विपत्ति हो जाए गवर्नमेंट को, ठीक है, और अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर आ जाए, तब क्या हो जाएगा? तब इस फंड से इज मेड फ्रॉम दिस फंड, तब इस फंड से खर्चा होगा। ठीक है, कोई भी जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, डे टू डे वर्किंग डेज में जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का, वो कहां से किया जाता है? वो कंसोलिडेटेड फंड से किया जाता है। लेकिन कोई भी अनफॉर्सिन, अनएक्सपेक्टेड, अर्जेंट, ठीक है, सिचुएशन आ जाए ना, तो तब कॉन्टिजेंसी फंड से किया जाता है। समझ में आ रहा है? एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट, तो बेटा ये प्रेसिडेंट
के पास में रहता है ये पावर। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर्स ए सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट एंड द अमाउंट विथड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। अच्छा एक चीज सुनो, ये जो कंटिजेंसी फंड से आप जितना भी पैसा निकालोगे ना, पकड़ लो 500 करोड़ है ना, पकड़ लो आपने 200 करोड़ निकाला कंटिजेंसी फंड से, ठीक है 200 करोड़ निकाला, तो आपने कंटिजेंसी फंड से निकाला ना, सही बात है, लेकिन आपको कंसोलिडेटेड फंड से लाकर कंटिजेंसी फंड में फिर से रखना होगा। देखो कंसोलिडेटेड फंड का क्या चक्कर है ना, वहां पे तो हमेशा ही डिपॉजिट आता ही रहेगा, डेली बेसिस में आता ही रहेगा, है कि नहीं। गवर्नमेंट क्या करता है, लोन देता है, उसका इंटरेस्ट आता रहता है कि नहीं, गवर्नमेंट के पास आता रहता है कि नहीं, तो वो तो भरता रहेगा, कंसोलिडेटेड फंड रेगुलरली भरता रहेगा, ठीक है। तो यहां से निकाल के आपको कहां पे रखना है, कॉन्टिजेंसी फंड में रखना है। जब आपका कंटिजेंसी फंड खाली हो जाए तब आपको कंटिजेंसी फंड से कंसोलिडेटेड फंड से निकाल के आपको कंटिजेंसी फंड में रखना होगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है, इजी है भाई मेरे। पब्लिक अकाउंट का क्या चक्कर है सर? ओके, पब्लिक अकाउंट का क्या चक्कर है सर? पब्लिक अकाउंट किसको कहते हैं? पब्लिक अकाउंट सबसे इजी है ये पब्लिक अकाउंट। जो कंटिजेंसी फंड है या फिर कंसोलिडेटेड फंड है ना, ये सब दोनों क्या है, ये फंड है, ये क्या है, गवर्नमेंट रिजर्व्स है। गवर्नमेंट यहाँ से एक्सपेंडिचर करते हैं, गवर्नमेंट यहाँ से खर्चा करता है। आपका जो पॉकेट मनी, आपका क्या रिजर्व है बताओ? आप स्टूडेंट हो, आपका रिजर्व होता है आपका खुद का पॉकेट मनी, ठीक है, वहां से आप एक्सपेंडिचर करते हो। तो ये गवर्नमेंट का 3 पॉकेट्स है। एक पॉकेट कौन सा हो गया, कंसोलिडेटेड फंड, एक पॉकेट, उसके बाद कंटिजेंसी फंड दूसरा पॉकेट, और तीसरा पॉकेट क्या हो गया, पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्या चक्कर है, देखो पब्लिक अकाउंट सीधा सिंपल है, जो प्रोविडेंट फंड होता है या फिर स्मॉल सेविंग अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, अपने पब्लिक्स का जो सेविंग अकाउंट नहीं रहते, तो हम लोग एसबीआई में सेविंग अकाउंट नहीं खोल के रखते। इंडिया में 98% बंदों का जो अकाउंट्स है वो एसबीआई में खोल के रखा है, ठीक है। तो दिस इज द फंड व्हिच गवर्नमेंट टेक्स एंड डज एक्सपेंडिचर फ्रॉम देयर। ओके, समझो एक चीज, देखो This fund is to account for flows for those transactions where the government is merely acting as a banker. The government acts as a banker. तो government as a banker काम करता है। For example, SBI, he acts as a banker. तो SBI क्या है, किसका है बेटा? गवर्नमेंट का है ना। तो गवर्नमेंट एक्ट्स एज ए बैंकर, वो प्रोविडेंट फंड खोलता है, उसके बाद वो स्मॉल सेविंग अकाउंट खोलता है, और सेविंग अकाउंट में आप लोग क्या करते हो, पैसे जमा करके रखते हो, वहां से गवर्नमेंट खर्चा करता है। तो आप पूछोगे सर अगर मैंने एसबीआई में अकाउंट खोल के रखा और मैंने पैसा उधर पे रखा है, गवर्नमेंट मेरा पैसा लेके खर्चा कर रहा है, हाँ जी आपका पैसा लेके खर्चा हो रहा है, लेकिन आप टेंशन मत लो, आप जब बैंक में जाओगे ना आपका पैसा विड्रॉ करने, तो आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। कैसे मिलेगा सर? गवर्नमेंट दूसरे बंदों के अकाउंट से आपके अकाउंट में आपको पैसा दिला देंगे। ये होता है एक्चुअल बैंकिंग सिस्टम। और देखो सुनो एक चीज, तो दूसरे बंदों का जो पैसा निकाल के गवर्नमेंट आपको दे रहा है, दूसरे बंदों को कैसे पे करेंगे? देखो गवर्नमेंट कुछ भी चीज इन्वेस्ट कर रहा है ना किसी चीज में, आपका पैसा लेके गवर्नमेंट क्या करेगा? इन्वेस्ट ही तो करेगा। तो जब कोई बंदा इन्वेस्ट करता है तो किस चीज के लिए इन्वेस्ट करता है? उसको प्रॉफिट मिलने के लिए। तो जब जो इन्वेस्ट करेगा उसके से जो प्रॉफिट मिलेगा ना, वहां से बाकी बंदों का वो लोग क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। तो बैंक तो ऐसा ही काम करता है। तो पब्लिक अकाउंट ये हो जाता है, ठीक है। पब्लिक अकाउंट के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो एक चीज कि पब्लिक अकाउंट में पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना कोई दरकार नहीं है। क्यों दरकार नहीं है? क्योंकि ये पब्लिक का है, ये गवर्नमेंट का नहीं है। समझो एक चीज, ये पब्लिक का पैसा है, ये गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है जो गवर्नमेंट यूज करता है, ठीक है। गवर्नमेंट यूज करता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। देखो फॉर इंस्टेंस प्रोविडेंट फंड या फिर स्मॉल सेविंग, ठीक है, एंड सो ऑन, दिस फंड्स डू नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का नहीं होता ये फंड्स, दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम टू देयर राइटफुल ओनर्स। तो आपको तो बेटा कभी ना कभी तो आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा ना गवर्नमेंट को। Because of this nature of fund, expenditure from it are not required to be approved by the parliament. इसका नेचर ही ऐसा है, सुनो एक चीज अच्छे से, इसका नेचर ही ऐसा है कि गवर्नमेंट का नहीं है, तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल ये सब नौटंकी की एकदम दरकार ही नहीं है। आपको सीधा आप जब कभी भी पैसा लेके आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, लेकिन ये गवर्नमेंट का भी पैसा नहीं है, तो ओरिजिनल जो ओनर है ना उसको कभी ना कभी आपको वापस करना पड़ेगा, क्योंकि जब ओनर आएगा पैसा विड्रॉ करने तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा। तो यू हैव टू बी रेडी विद दैट।
समझ में आ रहा है? ये होगा पब्लिक अकाउंट। तो देखो 3 पॉकेट है। एक पॉकेट कौन सा है? एक होता है कॉन्सोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट। देखो आपके पैंट में कितना पॉकेट से 3 पॉकेट है मैक्सिमम। मतलब नॉर्मली लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा? कॉन्सोलिडेटेड फंड, राइट वाला कंटिजेंसी फंड, नहीं राइट वाला कंटिजेंसी फंड नहीं, पीछे वाला जो पॉकेट है वो होगा कंटिजेंसी फंड, और राइट साइड वाला पब्लिक अकाउंट। बोलो क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड से जो पैसा निकालेगा ना कॉन्सोलिडेटेड फंड से, वो डे टू डे एक्टिविटीज में वो लगाएगा गवर्नमेंट। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज में गवर्नमेंट लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकाल के, मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल के डे टू डे गवर्नमेंट का जितना भी एक्सपेंडिचर है उसमें गवर्नमेंट लगाने वाला है। ठीक है, और पब्लिक अकाउंट भी सेम है, पब्लिक अकाउंट का भी खर्चा गवर्नमेंट जब कभी भी कर सकता है। ठीक है, और वो राइट हैंड वाला पॉकेट हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट से पैसा निकाल के वो कभी भी खर्चा कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटिजेंसी फंड पीछे वाला पॉकेट क्यों है सर? क्योंकि ना कंटिजेंसी फंड ना बस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बहुत इमरजेंसी आ जाए ना, तभी पीछे के पॉकेट से पैसा निकाल के आपको देना है, वो हो जाएगा कंटिजेंसी फंड। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई मेरे? बहुत ही ईजी है। कंटिजेंसी कॉन्सोलिडेटेड फंड क्लियर है, कंटिजेंसी फंड है, और पब्लिक अकाउंट क्लियर है कि नहीं? कोई भी अगर डाउट है इन 3 टॉपिक के अंदर, आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसका रिप्लाई फटाफट दूंगा। ठीक है, अभी आओ एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या है और फिनेंस बिल क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल क्या है और फिनेंस बिल क्या है, ये दोनों हम लोग देखने वाले हैं। देखो एप्रोप्रिएशन बिल कुछ नहीं है, सुनो एक चीज, एप्रोप्रिएशन बिल कुछ नहीं है। देखो एप्रोप्रिएशन बिल क्या है ना, वो पावर होता है टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। सुनो, एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है? वो पावर होता है, ये एक पावर होता है। ये बिल अगर पास हो गया ना, एप्रोप्रिएशन बिल अगर पार्लियामेंट में पास हो गया ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये गवर्नमेंट को पावर देगा कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, कॉन्सोलिडेटेड फंड से अगर पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल तो लेना पड़ेगा ना। कॉन्सोलिडेटेड फंड से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो जब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हो नहीं हो, तो वहां पे बिल पास करना है ना पार्लियामेंट में। वो कौन सा बिल है जो पास करना पड़ेगा? वो है कॉन्सोलिडेटेड फंड का जो चक्कर है, उसके लिए जो बिल पास करना पड़ेगा अपने को, वो हो जाता है एप्रोप्रिएशन बिल। एक बार ये एप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया तो कॉन्सोलिडेटेड फंड से आप जितना भी पैसा है वो आप लोग विड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ रहा है? ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन बिल। ये एक बार हम लोग अच्छे से देखने वाले, कोई भारी कंसेप्ट नहीं है, बहुत इजी कंसेप्ट है, बस आपको समझना है। एप्रोप्रिएशन बिल गिव्स पावर टू द गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। पूरा फाइनेंशियल ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर है तो भैया वो तो गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से करता है, तो उसी के लिए अपने को एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है, जो कि हमको पावर देता है। हम कौन है? गवर्नमेंट है, हमको पावर देता है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए। ओके, नाउ पोस्ट द डिस्कशन ऑन बजट प्रपोजल एंड द वोटिंग ऑन डिमांड for grants, the government introduces the appropriation bill in the Lok Sabha. It is intended to give authority to the government to withdraw from the consolidated fund the amounts so voted for meeting the expenditure during the financial year. तो बेटा ये तो वोटिंग होगा, आपको भी पता है कि वोटिंग होना पड़ेगा कहाँ पे? लोकसभा में। ठीक है, you have to vote in लोकसभा for what? For the approval of appropriation bill। ठीक है, appropriation bill का अप्रूवल के लिए, जो कि पावर देता है कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालने के लिए फॉर दी फाइनेंशियल ईयर का खर्चा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो एक चीज, फाइनेंस बिल क्या होता है? किन बच्चों ने फाइनेंस एक्ट सुना है? कितने कितने बच्चों ने फाइनेंस एक्ट सुना है? बताओ फटाफट। फाइनेंस एक्ट सुना है ना? देखो अभी जो फिलहाल निकला था ना ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो बहुत सारे बंदों को पूछ रहा था, बहुत सारे बंदों के जो है मतलब इंटरव्यूअर्स जो है ना, इंटरव्यूअर्स, ठीक है, इंटरव्यूअर्स जाके रिपोर्टर्स लोग, वो लोग जाके क्या कर रहे थे? छोटे छोटे बच्चों को पूछ रहे थे, आप किसके लिए ये सब कर रहे हो, क्या चाहिए आपको? एक बंदा बता रहा है मुझको ये नागरिकता बिल जो है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे बंदे बोल रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के लिए कर रहे हैं। तो ये एक्ट और बिल का डिफरेंस क्या? तो वहां पे उनका मजाक उड़ा देते थे कि यार ये बिल नहीं है, ये एक्ट हो चुका है, या फिर ये एक्ट नहीं है, अभी तक ये बिल है, आप अभी से क्यों लड़ रहे हो? वो तो एक्ट हुआ नहीं अभी तक। और जब एक्ट हो गया तो सब लोग क्या कहने लगे?
कि यार ये तो एक्ट हुआ, ये तो बिल नहीं है। तो मतलब छोटे छोटे बच्चों को जाकर रिपोर्टर्स लोग मतलब पूछ रहे थे, ठीक है। हाँ, गलती तो बच्चों का ही है क्योंकि उनको कुछ पता नहीं है और जाके वो लोग आंदोलन करने लग गए, मतलब सच ए मॉरन। और अभी आओ एक चीज आपको मैं बता दूं, ये बिल कब होता है और एक्ट कब होता है। पार्लियामेंट में कोई भी चीज जब पास होता है ना, जब पास करने के लिए, सुनो, पास करने के लिए एक हम लोग लेकर जाते हैं पेपर, ठीक है। जो पेपर हम लोग लेकर जाते हैं उसको कहते हैं बिल। तो जब वो पेपर जो है वो अप्रूव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, एक्ट। पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्ट। जब बिल पास हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट, ठीक है। और जब तक पास नहीं हुआ होता है वो क्या रहता है, वो फाइनेंस बिल रह जाता है। समझ में आ रहा है ना, बिल और एक्ट में डिफरेंस समझ में आ रहा है। अभी आओ, अ फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल एज डिफाइंड इन आर्टिकल 110 of the Constitution. The proposal of the government for levy of new taxes, modification of the existing tax structure or continuance of the existing tax structure beyond the period approval by parliament are submitted to parliament through this bill. देखो, कोई भी नया प्रकार का मतलब चेंजेस ला रहा है गवर्नमेंट, सुनो, कोई भी नया प्रकार का चेंजेस ला रहा है गवर्नमेंट, या फिर नया ही एक्ट, नया ही कुछ प्रोविजंस घुसेर रहे हैं गवर्नमेंट फाइनेंस एक्ट में, ठीक है। नया जो प्रोविजंस है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कौन इंट्रोड्यूस कर रहा है, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रहा है नया नया प्रोविजन। कहां पे, फाइनेंस एक्ट में, ठीक है, फाइनेंस एक्ट में। तो अगर नया कुछ लाना है या फिर जो पुराना है उसको चेंज करना है, सुनो, एक होता है अमेंडमेंट, ठीक है, एक होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि पुराना जो चीज है उसको चेंज कर रहा है, ठीक है। पकड़ लो कोई रेट है 15% है, उसको हम चेंज करके 24% कर रहे हैं, 15 से 24 कर रहे हैं, या कुछ भी, ठीक है। तो अगर चेंजेस है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, अमेंडमेंट। तो अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो या फिर कोई नया ही प्रोविजन लाना चाहते हो तो अपने को ना फाइनेंस बिल पास करना पड़ेगा, ठीक है। रिलेटिंग टू व्हाट, रिलेटिंग टू टैक्स, ठीक है। ये जो फाइनेंस बिल है ना ये पूरा रिलेटिंग टू टैक्स है, समझ लो चीज, ठीक है। ये पूरा रिलेटिंग टू टैक्स है, ओके, टैक्स है। टैक्स के प्रोविजंस पे कोई चेंजेस करना है या फिर कोई नया प्रोविजन लाना है तो आपको फाइनेंस बिल जो है वो पास करना पड़ेगा और बिल को एक्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो एप्लीकेबल होगा। द फाइनेंस बिल इज अकम्पनीड बाय अ मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशंस ऑफ द प्रोविजंस included in it. The finance bill can be introduced only in Lok Sabha. However, the Rajya Sabha can recommend amendments in the bill. The bill has to be passed by the parliament within 75th day of its introduction. देखो एक चीज देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है चीज देखो, यहाँ पे जो है ना राज्यसभा के पास आपको प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, राज्यसभा के पास आपको प्रेजेंट नहीं करना पड़ेगा, आपको बस लोकसभा में प्रेजेंट करना है। कहां पे करना है, लोकसभा में। हाउएवर राज्यसभा के पास पावर है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं, बस रिकमेंड, सजेशन दे सकते हैं कि भैया देखो ये सब चेंजेस मत लाओ, ये कर दो, ये कर दो, ऐसे करके ना राज्यसभा जो है वो रिकमेंड कर सकता है, रिकमेंड तो कर सकता है राज्यसभा, ठीक है। लेकिन इंट्रोड्यूस कहां पे होगा, लोकसभा में, लोकसभा में पास करना है। समझ में आ रहा है बात। और सुनो एक चीज, और सुनो एक चीज, ये बिल कब तक पास हो जाना चाहिए, 75th डे, मतलब पकड़ लो आज अमित शाह ने आज पेश किया ये बिल, अमित शाह ने आज पेश किया ये बिल, ठीक है। तो अगर ये आज पेश किया गया है ना बिल, तो आज से लेके 75th डे के अंदर अंदर ये जो बिल है ये पास हो जाना चाहिए, ठीक है। 75th डे के अंदर अंदर ये बिल जो है ये पास हो जाना चाहिए। ये हो जाए आपका फाइनेंस बिल, ठीक है। फाइनेंस बिल समझ में आ चुका है, फाइनेंस बिल बहुत ही इजी है। कंटिजेंसी फंड हो चुका है, पब्लिक अकाउंट हो चुका है, एप्रोप्रिएशन बिल हो चुका है, फाइनेंस बिल हो चुका है। अभी हम लोग देखने वाले हैं रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं, और डिमांड फॉर ग्रांट्स किसको कहते हैं, ठीक है। अभी देखो एक चीज, आप लोग सोच रहे होंगे यार 8 9 के बाद 5 कैसे आता है सर। देखो यहाँ पे जो है ना 4 के बाद 5 आता है, लेकिन मैंने 6 लिखा है तो इसलिए मैंने 5 यहाँ पे लेकर आ चुका हूं, ठीक है। डिमांड फॉर ग्रांट्स ये यहाँ पे होगा, ओके, यहाँ पे होगा। डिमांड फॉर ग्रांट्स जो है ना ये एप्रोप्रिएशन बिल के साथ रिलेशन रखता है, ये एप्रोप्रिएशन बिल के साथ रिलेशन रखता है, लेकिन अलग है, दोनों अलग है। तो आप कंफ्यूज्ड जरूर हो जाओगे अगर आपको पता नहीं ये चीज, तो आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले डिमांड ड्राफ्ट जो है वो हमको समझना है, वो क्या है चीज। आ जाओ, सबसे पहले हम लोग डिमांड ड्राफ्ट देखेंगे, उसके बाद रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर देखेंगे। डिमांड फॉर ग्रांट्स is the form in which estimates of expenditure from the consolidated fund included in the annual financial statement
एंड रिक्वायर्ड टू बी वोटेड अपॉन इन लोकसभा। देखो दोनों के अंदर देखो ये कॉन्सोलिडेटेड फंड दिया हुआ है, देखो कॉन्सोलिडेटेड फंड, यहां पर भी देखो कॉन्सोलिडेटेड फंड। डिफरेंस क्या है, दोनों पास करना पड़ता है, दोनों कॉन्सोलिडेटेड फंड से रिलेशन रखता है। समझो एक चीज, डिमांड ग्रांट क्या होता है पता है, डिमांड ग्रांट्स क्या होता है पता है, डिमांड फॉर ग्रांट्स, ये वो फॉर्म है ना, ये वो फॉर्म है जहां पे लिखा है कि अपने को कितना बजट हमने बनाया, कितना बजट हमने बनाया जो कि हम निकालने वाले हैं या फिर निकालना चाहते हैं फ्रॉम कॉन्सोलिडेटेड फंड। जितना हम एक्सपेंडिचर जो है ना, एक्सपेंडिचर का भी बजट बनाना पड़ता है भैया, कितना खर्चा होगा इस साल, जो एस्टिमेटेड खर्चा है वो पहले से डिसाइड करना पड़ता है। जब आप बाजार जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, तो क्या यार आप कपड़े खरीदने के बाद बजट बनाते हो या फिर बजट बनाने के बाद आप जाते हो कपड़े खरीदने के लिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर ये बात है कि ये जो बजट मेकिंग है ना, ये एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट है ना, ये अपने को डिमांड ग्राफ में दिया हुआ था। तो अपने को ना ये लोकसभा में पास करना होता है, ये लोकसभा में अपने को पास करना होता है कि देखो भैया गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी पकड़ लो, नरेंद्र मोदी भैया जाकर बोलेंगे बाकी पार्लियामेंट के मेंबर्स को, लोकसभा के मेंबर्स को कि देखो ये अपना बजट है, ये अपना एक्सपेंडिचर का एस्टिमेटेड बजट है कि कॉन्सोलिडेटेड फंड से ना अपने को इतना पैसा निकाल सकते हैं हम लोग, निकालना जरूरी पड़ सकता है, इस वजह से हम लोग निकालना चाहते हैं। ये हो गया आपका डिमांड फॉर ग्रांट। यार सेम टू सेम कॉन्सेप्ट एक है अपना अप्रूवल बिल। अप्रूवल बिल देखो, अप्रूवल बिल भी तो सेम कॉन्सेप्ट है पैसा निकालने के लिए, लेकिन एक चीज समझो, अप्रूवल बिल क्या होता है कि जब आप कॉन्सोलिडेटेड फंड से पैसा निकालोगे उससे पहले एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होता है, ठीक है? ये होता है पैसा निकालने के पहले। और ये क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट क्या है, ये अपना बजट है। अब बजट पेश कर रहे हो कि अपने को इतना पैसा निकाल सकते हैं हम लोग, पैसा निकालना जरूरी पड़ सकता है अपने को, ये अपना एक्सपेंडिचर का बजट है। ये आपको लोकसभा में पास करना है कि भैया देखो इतना बजट है, ओवरऑल इतना बजट है, इतना हमको इस साल निकालने का जरूरत पड़ सकता है, अपने को ये एक्सपेंडिचर करना है, कॉन्सोलिडेटेड फंड से इतना पैसा अपने को निकालना है, ठीक है? ये डिमांड फॉर जो ग्रांट है ना, डिमांड फॉर ग्रांट, ये इस चीज के लिए होता है, समझ में आ रहा है ना? अप्रोप्रिएशन बिल क्या हो जाता है, अप्रोप्रिएशन बिल पैसा आप निकालने से पहले आप पूछ के, पार्लियामेंट से पूछ के पैसा निकाल लो, वहां पे वोटिंग होगा। और ये क्या है, ये तो आपका एस्टिमेटेड बजट है, ठीक है? एस्टिमेटेड बजट पूरा साल का, फाइनेंशियल ईयर का जितना भी आप पैसा निकाल सकते हो आप लोग, या फिर पैसा निकालने का जरूरत पड़ सकता है, उसका एस्टिमेशन ओवरऑल टोटल कैलकुलेशन जो है वो आपका डिमांड फॉर ग्रांट में है। और यार एप्रोप्रिएशन बिल तो सिंगल कैलकुलेशन का, आपको पकड़ लो कल कुछ काम के लिए पैसा चाहिए होगा तो एप्रोप्रिएशन बिल पास करना होगा आपको। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो ये अपना डिमांड फॉर ग्रांट, ये आर्टिकल 113 में लिखा है, समझ में आ रहा है? सबमिटेड इन परस्यूएंस ऑफ आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी सुनो एक चीज, डिमांड फॉर ग्रांट में क्या क्या है कि includes provisions with respect to revenue expenditure, capital expenditure, grant to state and union territory। तो यहाँ पे क्या क्या किस किस प्रकार का मतलब अपने को एस्टिमेट बना के लेकर जाना है, अपने को लेकर जाना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, अपने को एस्टिमेट करना है रेवेन्यू कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, कैपिटल कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, और ग्रांट टू स्टेट कितना स्टेट को दक्षिणा देना पड़ सकता है अपने को। सेंट्रल है ना, ये सब तो सेंट्रल लेवल का होता है, सेंट्रल लेवल का होता है ना ये सब, तो अपने जो स्टेट्स है, इतना सारा स्टेट्स है, स्टेट्स को भी तो देना है, स्टेट्स को भी तो दक्षिणा देना, वरना स्टेट्स चलेंगे कैसे, स्टेट्स कैसे चलेंगे? तो स्टेट्स को कितना देना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करना है, ये सब लिखा है अपने को डिमांड फॉर ग्रांट्स में। समझ में आ रहा है? अभी देखो एक चीज, गवर्नमेंट विद लोन्स एंड एडवांसेस, हाँ लोन्स एंड एडवांसेस, कितना लोन्स एंड एडवांसेस के साथ टुगेदर विद लोन्स एंड एडवांसेस, कितना एडवांस देना पड़ सकता है, कितना लोन में देना पड़ सकता है, ठीक है? ये सब अपने को डिमांड फॉर ग्रांट्स में देखने को मिल जाता है, यहाँ पे टोटल कैलकुलेशंस करके लेकर जाना होता है। अभी देखो डिमांड फॉर ग्रांट जो है ना, ये आप एक साथ अगर आपका डिमांड ग्रांट बहुत बड़ा डिपार्टमेंट का है, बहुत बड़ा मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का है, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक साथ, ठीक है, एक साथ आप 1 2 3 4 आप डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश कर सकते हो। लेकिन अगर आपका छोटा मिनिस्ट्री है ना, छोटा मिनिस्ट्री है, तो आप एक एक करके आपको पेश करना है, एक एक करके आपको प्रेजेंट करना है डिमांड फॉर ग्रांट। सुनो एक साथ, देखो यहाँ पे generally one demand for grant is presented in respect
of each ministry or department. However, for large ministries and departments, more than one demand is presented. ठीक है, अगर आपका छोटा मिनिस्ट्री है, अगर आपका छोटा डिपार्टमेंट है, तो आपको एक एक करके डिमांड फॉर ग्रांट पेश करना है. ठीक है, और अगर आपका बड़ा मिनिस्ट्री है, अगर आपका बड़ा मिनिस्ट्री है ना, तो आपको क्या करना है, एक साथ पास करना है. समझ में आ रहा है भाई मेरे? उसके बाद आ जाओ रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का देख लेते हैं हम लोग. रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर क्या चीज होता है, देखो पढ़ लेते, प्रोविजंस पढ़ लेते हैं. all receipt and expenditure that is general to do not entail sale or creation of asset are included under the revenue account. ठीक है, समझो रेवेन्यू रिसिट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या चीज है. जितना भी सारा एक्सपेंडिचर है सभी आ जाता है अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, लेकिन वो एक्सपेंडिचर छोड़ के जो अपने को एसेट दिलाता है, जो गवर्नमेंट को एसेट दिलाता है. गवर्नमेंट अगर किसी प्रकार का एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर आप किसी प्रकार का प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, तो आपको पैसा देना है ना, या फिर पैसा लेना है. आपको पैसा देना और प्रॉपर्टी लेना है. तो गवर्नमेंट अगर इस प्रकार का कोई भी एक्सपेंडिचर करे, कोई भी प्रॉपर्टी गेन करने के लिए, प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए गवर्नमेंट अगर किस प्रकार का एक्सपेंडिचर करे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में नहीं आता, बाकी सब कुछ आ जाता है. ठीक है, बाकी सब कुछ आ जाता है. ऑन द रिसिट साइड में देखो, टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू रिसिट. और रिसिट में जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, रिसिट में सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स. जो टैक्स पे नहीं करते वो आता है अपने रेवेन्यू रिसिट में. ठीक है, आपके माता पिता जो भी है, सब लोग जो भाई बंधु बहन, ठीक है, तो वो लोग जो टैक्सेस पे करते हैं वो रेवेन्यू रिसिट के अंदर जाते हैं. समझ में आ रहा है? और एक्सपेंडिचर साइड में कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सपेंडिचर में कौन सा सबसे एक्सपेंडिचर है, देखो जैसे कि सैलरीज, अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सैलरीज भी तो देना होता है भाई मेरे, सैलरीज भी तो देना होता है. सब्सिडीज, गैस के ऊपर सब्सिडीज नहीं मिलता आप लोगों को, गैस के ऊपर एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के ऊपर जो सब्सिडीज मिलता है, या फिर आप अगर जो बैंक अकाउंट खोल रहे हो ना, अगर आप बैंक अकाउंट खोल रहे हो एसबीआई में, तो आपको इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, बताओ. सेविंग अकाउंट खोल रहे हो, आपको 3%, 3.5% का इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं, 4% का इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं. तो जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो कौन देता है, गवर्नमेंट देता है. कहां से देगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से जाता है वो चीज. ठीक है, रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टैक्स आता है रेवेन्यू रिसीट में. और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो क्या क्या आता है. जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक सैलरीज, सब्सिडीज एंड इंटरेस्ट पेमेंट आर गुड एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेकिन एक चीज याद रखना, सब तो समझ में आ चुका है, लेकिन एक्सपेंडिचर में एक चीज नहीं होगा, जो कि एनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, एनीथिंग दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट. आप कोई भी एक्सपेंडिचर करो जो कि एसेट आपको इन रिटर्न में नहीं दिला रहा है, वो हो जाता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं. रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर क्लियर है मेरे भाई? एक बार फिर से बोलो, रेवेन्यू रिसीट एंड एक्सपेंडिचर क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है ना? तो हम लोग कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं. देखो कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर का बात, कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर क्या है चीज? ऑल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और create an asset would in general be under capital account. For instance, if the government sells shares in public sector companies like it did in the case of Maruti, it is in effect of selling an asset. आपको क्या बोला मैंने? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या चीज है कि कोई भी अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, कोई भी अगर किसी प्रकार का आप एक्सपेंस कर रहे हो, पहले हम लोग एक्सपेंडिचर देखेंगे. ठीक है, एक्सपेंडिचर पहले हम एक्सप्लेन करेंगे. सुनो, एक्सपेंडिचर अभी हम लोग एक्सपेंडिचर देख रहे हैं. ठीक है, एक्सपेंडिचर कंपेयर कर रहे हैं. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या था कि अगर आप किसी भी टाइप का एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो कि आपको इन रिटर्न में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं दिलाता, गवर्नमेंट को कोई भी एसेट नहीं दिलाता, वो हो जाता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. कैपिटल एक्सपेंडिचर में उल्टा है, आप किसी भी प्रकार का एक्सपेंडिचर कर रहे हो जो इन रिटर्न में आपको एसेट दिलाता है, जो इन रिटर्न में आपको प्रॉपर्टी दिलाता है, वो हो जाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर. क्लियर है भाई मेरे? कैपिटल रिसीट में क्या है? सुनो, कैपिटल रिसीट में क्या है? कैपिटल रिसीट में है कि गवर्नमेंट अगर कोई भी अपना एसेट जो है, अपना एसेट अगर बेच के जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, वो हो जाता है आपके कैपिटल रिसीट में आ जाता है. गवर्नमेंट का जो कंपनी था मारुति, उसका जो शेयर था उसने क्या किया, पब्लिक सेक्टर में बेच दिया गवर्नमेंट ने,
तो उससे जो पैसा मिला ना गवर्नमेंट को, वो सीधा गया आपका कैपिटल रिसीट में, कैपिटल रिसीट में सीधा चला गया। वो समझ में आ रहा है। रेवेन्यू रिसीट क्या है? टैक्सेस, जो टैक्सेस पे करते हैं। और कैपिटल रिसीट में कोई भी एसेट बेचने के बाद जो पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, वो जाता है कैपिटल रिसीट में। और रेवेन्यू रिसीट में जाता है फॉर एग्जांपल टैक्सेस जो हम लोग पे करते हैं। समझ में आ रहा है। एक्सपेंडिचर में क्या है कि ऐसा एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को इन रिटर्न में क्या दिलाता है? एसेट दिलाता है। और इसमें एक्सपेंडिचर में क्या है कि उल्टा ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो कि गवर्नमेंट को इन रिटर्न में एसेट नहीं दिलाता, बल्कि गवर्नमेंट का खर्चा जो कि सैलरीज होता है, सब्सिडीज होता है, ये सब। समझ में आ रहा है। और देखो आओ, अब देखो, ऑन द अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट गिव्स समवन अ लोन फ्रॉम व्हिच इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इंटरेस्ट, द एक्सपेंडिचर वुड गो अंडर द कैपिटल अकाउंट। गवर्नमेंट किसी को लोन दे रहा है ना, गवर्नमेंट किसी को लोन दे रहा है, तो वो एक्सपेंडिचर ही तो हो रहा है। गवर्नमेंट किसी को लोन दे रहा है तो वो कहां पर जाएगा? देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकाउंट में जाएगा। समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। तो डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंडिचर है क्या चीज। ठीक है। रेवेन्यू रिसीट क्या है? जब आप किसी भी प्रकार का आप क्या करते हो, इनकम मिलता है किसको? गवर्नमेंट को। जैसे कि टैक्सेस, ठीक है, टैक्सेस से जो प्रॉफिट होता है, टैक्सेस से जो रेवेन्यू आता है ना, वो जाता है रेवेन्यू रिसीट में। और कैपिटल रिसीट में गवर्नमेंट अपना एसेट बेच के जो पैसा मिलता है वो जाता है आपके कैपिटल रिसीट में। समझ में आ रहा है। और एक्सपेंडिचर बताओ जरा। एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जैसे एक्सपेंडिचर करते, जैसे कि सैलरीज देते हैं अपने एम्प्लॉइज को, सब्सिडीज देते हैं, और अकाउंट खोल के रखते हो आप लोग एसबीआई में, उसका इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है। तो उन सब चीजों में ये जाता है आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो है जैसे कि आप कोई एसेट, गवर्नमेंट मतलब कोई एसेट खरीदने के लिए एक्सपेंडिचर करता है, वो जाता है आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में। समझ में आ रहा है। क्लियर है भाई मेरे। रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट एक्सपेंडिचर, क्लियर है पूरा? क्लियर है पूरा। डिमांड फॉर ग्रांट्स भी क्लियर है। ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ पे। द प्रपोजल आर डिस्कस्ड विद द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द बजट इज फाइनली प्रिपेयर्ड। देखो ये टॉपिक कौन सा टॉपिक है? जब आप प्रपोजल लेकर जाओगे ना, जब आप प्रपोजल लेकर जाओगे फॉर व्हाट? फॉर ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिमांड फॉर ग्रांट, अप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल, ये सब लेकर जाओगे, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइम मिनिस्टर से वार्तालाप करना पड़ेगा। तो जो अपना अमित भाई है, अमित भाई जाके नरेंद्र मोदी भाई से जाके वो वार्तालाप करेगा कि देखो ऐसा ऐसा चीज है, ये सब करना है अपने को। ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, मीडियम टर्म फाइनेंशियल फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल, एक्सपेंडिचर बजट, रिसीट बजट, ये सब के बारे में अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के पास। समझ में आ रहा है? तो इतना ही है भाई आज के लिए। अगर भाई बंधु आपका सब कुछ ये क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर क्लियर नहीं है तो डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और एक चीज भैया, टेलीग्राम चैनल जो है ना वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे रेगुलर जो है अपडेट्स आपको मिलता रहेगा। अगर आपके यूट्यूब का भी अपडेट्स नहीं मिले ना तो टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएगी वीडियो आ रहा है, कल क्या वीडियो आएगा, परसों क्या वीडियो आएगा, वो सब पहले से ही टेलीग्राम चैनल पे अपडेट्स आ जाता है, सो दैट यू कैन प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली। ठीक है भाई मेरे। सो घर पे रहना भैया, स्वस्थ रहना अच्छे से। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।